हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं भू संसाधन के बारे में। अब भू संसाधन का मतलब क्या होता है? भू संसाधन का मतलब होता है भूमि, जमीन। ठीक है, आपको पता ही है कि भूमि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। हम रहते भी भूमि पर है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं, आर्थिक क्रिया करने के लिए भी भूमि का उपयोग करते हैं, और साथ में भूमि जो पर जो उगता है उसको ही हम खाते हैं। तो यानी भूमि एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, ठीक है, आर्थिक क्रिया, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित होती है। परंतु भूमि की एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? भूमि एक सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन बोले तो जिसको आप बढ़ा नहीं सकते। जैसे आपको पता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 9th में पढ़ा होगा आपने। उसको आप बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए उपलब्ध भूमि का उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। यानी जितनी भी हमारे पास ज़मीन है उसका ढंग से उपयोग होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत के अंदर जितना भी क्षेत्रफल है, ठीक है, भूमि है, उसमें से कितनी प्रतिशत भूमि पर पर्वत है, कितनी प्रतिशत भूमि पर पठार है, और कितनी प्रतिशत भूमि पर मैदान है। ठीक है, जिसको पर्वत यानी पहाड़ और पठार में डिफरेंस नहीं पता ना, देखो जो पहाड़ होता है ना उसकी चोटी होती है, मेरे माउस को देखो, जिसकी चोटी होती है, नोक होती है जिसकी। ठीक है, और पठार होता है जिसकी नोक नहीं होती, जिसके ऊपर एरिया सपाट होता है। ठीक है, भारत के अंदर जो पहाड़ हैं वो 30% हैं। ठीक है, और आपको पता ही है पहाड़ किस लिए उपयोग में आते हैं। नदी वगैरह निकलती है पहाड़ में से, और साथ में पर्यटन यानी टूरिज्म वगैरह के लिए भी जो पहाड़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में हमारे पर्यावरण के लिए भी जो पहाड़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पठार की बात करें तो 27% जो एरिया है वो पठार का है। ठीक है, और हमें पठार से क्या मिलते हैं? जो खनिज वगैरह और जीवाश्म ईंधन है वो हमें पठार से मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एरिया है यानी 43% वो है हमारे मैदान का, जो कृषि के उपयोग में लाई जाती है, उद्योग बनाए जाते हैं उन पे। ठीक है, और भी विकास के अन्य अन्य कारणों से उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूमि उपयोग की। ठीक है, यानी भू उपयोग की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हम भूमि का कैसे कैसे उपयोग कर रहे हैं, यानी कितने प्रतिशत पे वन है, कितने पे कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, और कितने एरिया में ऐसा है जो कृषि के उपयोग में नहीं लाए जाते, जिस पे रोड और सड़कें हैं। ठीक है, गैर कृषि, ये सारे के सारे हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, भूमि का उपयोग को निर्धारित करने वाले दो कारक होते हैं। एक तो होता है भौतिक कारक और एक होता है मानवीय कारक। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। भौतिक कारक का मतलब होता है वातावरण, ठीक है, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर। ओके, तो क्या आप राजस्थान के अंदर जंगल उगा सकते हो? नहीं उगा सकते। क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि वहाँ की भौतिक स्थिति यानी वहाँ का टेम्परेचर ही ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप जंगल उगा सकते हो। तो यानी आप उस भूमि को, राजस्थान की भूमि का उपयोग जंगल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जंगल उग पाए, राजस्थान जैसे एरिया में जो शुष्क इलाका है वहाँ पर। ठीक है, तो यानी भूमि को निर्धारित कर रहा है ना भौतिक कारक, यानी वातावरण भी बहुत ज़्यादा निर्धारित करता है कि यार उस ज़मीन पे क्या होगा और क्या नहीं होगा। दूसरा है मानवीय कारक। मानवीय कारक आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, जनसंख्या जिसे बोलते हैं। ठीक है, और साथ में कल्चर भी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आप दिल्ली जैसे एरिया के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े 100-100 हेक्टेयर की ज़मीन वाला एरिया नहीं मिलेगा खेत का। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या इतनी है कि यहाँ पर जो भूमि है उसका उपयोग ज़्यादातर स्कूल बनाने के लिए, कॉलेजेस बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए और फैक्ट्री बनाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो भूमि को निर्धारित करने वाले दो कारक है, एक भौतिक कारक जिसमें वातावरण आता है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह आता है, और दूसरा है मानवीय कारक। मानवीय कारक में क्या आता है? जनसंख्या घनत्व और संस्कृति वगैरह आती है। ओके, अब हम बात करेंगे कि भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जा रहा है। किन किन उद्देश्यों से किया जा रहा है? पहले तो आपको बताइए कि भारत के अंदर वन है, तो यानी ज़्यादातर जो भू उपयोग है वो वन के लिए हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा नीचे। ठीक है, ये भी बताऊंगा बट नीचे से स्टार्ट करते हैं। यानी कुछ एरिया भारत के अंदर जहाँ पर क्या है, वन है, और कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर क्या होती है, साल के अंदर बहुत बार खेती होती है, जिसको हम कहते हैं शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, समझ आ गया? यानी कुछ क्षेत्रफल ऐसा है जहाँ पर वन है, और कुछ क्षेत्रफल ऐसा है जिसमें एक साल के अंदर ही एक से ज़्यादा बार खेती होती है, तो उसको हम कहते हैं शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। अब जो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है और सकल कृषि क्षेत्र में डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, आता नहीं है बट बताना मेरा फ़र्ज़ है। देखो, आपके पास 100 हेक्टेयर की ज़मीन है। ठीक है, आप उस पर खेती करते हो साल में एक बार। आपने उस पर उगाया 100 किलो अनाज, 100 किलो गेहूँ उगाया मान लो आपने।
ठीक है, 100 हेक्टेयर की ज़मीन पे आपने 100 किलो गेहूं उगाया। अब शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कितना हुआ? 100 हेक्टेयर का। ठीक है, अब आप क्या करते हो, एक साल के अंदर उस पर 4 बार खेती करते हो उसी 100 हेक्टेयर की ज़मीन पे, तो वो कितना उत्पादन करके देगी? ऑब्वियस सी बात है, 100 किलो तो उत्पादन करके नहीं देगी, 400 किलो उत्पादन करके देगी। तो यानी जो अब वो जो ज़मीन थी जिसपे आपने 4 बार खेती करी, अब वो आपको चौगुना प्रोडक्शन करके देगी, चौगुना उत्पादन करके देगी। तो यानी वो जो 100 हेक्टेयर की ज़मीन है वो 400 हेक्टेयर की बन गई। तो इसको हम कहेंगे सकल कृषि क्षेत्र। यानी एक साल के अंदर जितनी बार भी हम उस पर खेती करते हैं, जब उसको हम जमा कर देते हैं ना, जोड़ कर देते हैं उसका, तो वो सकल कृषि क्षेत्र बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब हम बात करते हैं प्रति भूमि की। अब ये प्रति भूमि क्या होता है? प्रति भूमि 2 प्रकार की होती है, एक तो वर्तमान प्रति और एक वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि। ठीक है, वर्तमान प्रति का मतलब क्या होता है? जहां 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। ठीक है, आप देखो सिंपल सीधी बात है, आप गए, आपने देखा कि यार 6 महीने से ये जो जमीन है खाली है, भूमि उस पर खेती हो सकती है बट वो खाली है, तो वो क्या है? वो वर्तमान प्रति है। ठीक है, दूसरा है वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि। इसमें क्या आता है? जहां 1 साल से 5 साल तक, ठीक है, खेती ना की गई हो, उसको हम कहते हैं वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि। जैसे, अब ध्यान से सुनना, आप मेरे को डिफरेंस बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। मान लो एक लैंड है, एक ज़मीन है, ठीक है, एक भूमि है, वो 4 साल से खाली है, तो मैं उसको क्या कहूँगा? परवर्ती वर्तमान प्रति भूमि कहूँगा या वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि कहूँगा। ठीक है, ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। 4 साल से खाली है, ठीक है, समझ आ गया होगा बेसिकली आपको कि वर्तमान प्रति जहाँ पर 1 साल से कम टाइम तक वो क्षेत्र जो खाली छोड़ा गया है कृषि का ही क्षेत्र है, मतलब वहाँ पर जो कृषि है वो हो सकती है बट वो खाली छोड़ा गया है, कोई भी रीज़न होगा, तो उसको हम अब ओके, ये भी आ सकता है कि जो प्रति भूमि है वो ऐसी क्यों है, मतलब वर्तमान प्रति क्यों है? जब उस पर खेत हो सकती है तो क्यों नहीं करते उस पर खेती? सिंपल सीधी बात है, जो किसान उस पर खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि अब टाइम बदल रहा है तो वो कुछ ही और काम में लग गया हो, है ना, तो उसको कहते हैं हम वर्तमान प्रति। बाद में कर सकता है क्या पता खेती, बट अभी नहीं हो रही। वर्तमान प्रति क्या होता है? 0 से लेकर, यानी 0 से लेकर 12 महीने तक, इन टाइम के बीच में जो एरिया खाली छोड़ा जाता है उसको हम वर्तमान प्रति कहते हैं, और वो एरिया जिसको 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में खाली छोड़ा जाता है उसको हम कहते हैं वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको? यानी बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है भारत के अंदर जिसपे वन है, और कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें साल में बहुत बार खेती की जाती है, जिसे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर खेती नहीं होती, 1 साल से 5 साल के बीच में, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, 1 साल से 5 साल के बीच में, जिसको हम प्रति भूमि कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी स्थायी चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि। अब गोचर भूमि का मतलब क्या होता है? बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जिसको चरागाहे के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बहुत बड़े बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ जानवरों को चराया जाता है, जहाँ पर खेती नहीं की जाती। ठीक है, और उस पर कृषि भी नहीं की जाती। ठीक है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, जो ऐसा ही है, तो उसको हम कहते हैं स्थायी चरागाहे और अन्य गोचर भूमि। ठीक है, दूसरा है विविध वृक्ष फसलें तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल ना हो। जैसे देखो, शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? जिसको आप कृषि के लिए ही उपयोग करते हो, है ना। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वो होता है जिसको आप कृषि के लिए ही उपयोग करते हो। ठीक है, और इसके अंदर वो जमीन आती, विविध वृक्ष फसलें तथा उपवनों के अधीन क्षेत्र, इसमें वो क्षेत्र आते हैं। ठीक है, ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके घर के पास कोई पौधा उग गया या कोई पेड़ उग गया आपके घर के पास, आपने नहीं उगाया, ठीक है, खुद ही उग गया, तो वो आता है इस कैटेगरी में। ठीक है, और नेक्स्ट है कि कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। अब इसका मतलब क्या है? प्रति भूमि का मतलब 0 से लेकर 5 साल तक, यानी देखो, जो 1 साल तक, जो 6 महीने तक खाली छोड़ी गई हो उसको हम कहते हैं वर्तमान प्रति, जो 4 साल तक खाली छोड़ी गई हो उसको कहते हैं हम वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि। अब कोई क्षेत्र ऐसा है जो 10 साल तक खाली छोड़ा गया है, उसको हम कहेंगे कृषि योग्य बंजर भूमि। ठीक है, समझ आ गया? तो प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि कौन कौन सी होती है? जिसपे एक तो जो चरागाहें हैं, स्थायी चरागाहें हैं जिसको सिर्फ चराने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, जो ऐसे ही खुद ही उग जाते हैं वृक्ष वगैरह, वो। तीसरा, जिसको 5 साल से ज़्यादा तक खाली छोड़ा गया हो, उसको कहते हैं हम कृषि योग्य बंजर भूमि। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये।
ठीक है। मान लो कोई क्षेत्र है जो कृषि के योग्य है बट उसको 6 महीने तक खाली छोड़ा गया है तो उसको क्या कहेंगे, वर्तमान प्रति। कोई 7 साल के लिए खाली छोड़ा गया है तो उसे कहेंगे कृषि योग्य बंजर भूमि। अब आते हैं ऊपर, नेक्स्ट है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अभी तक हमने जो भी बात करी ना, यानी इस पर खेती हो सकती है, बट जो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है इस पे कृषि करते ही नहीं है, जैसे बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि। अब जो बंजर भूमि है, जैसे राजस्थान की बंजर भूमि, आप उस पर कृषि नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी हमारे भारत के अंदर है, ठीक है। और नेक्स्ट है गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग, ये सारे के सारे इनका उपयोग, ये भी भूमि उपयोग में आती है, ठीक है। यानी बहुत सारे एरिया जैसे इमारतें वगैरह हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे ये बताओ कि आपका जो घर है वो कौन से भूमि उपयोग में आएगा, तो आप बोल सकते हो वो गैर कृषि भूमि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि है, ठीक है। आपसे पूछे कि यार एक बात बताओ, ये लैंड है 6 महीने से खाली है, तो आप उसको क्या कहोगे, आप कहोगे जी वर्तमान प्रति भूमि है ये, तो समझ गए। तो ये बताने का ये मोटिव है, ये लर्न हो जाना चाहिए दोस्ती, ये आता है, ठीक है। ओके, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी ये पिक्चर से समझाऊंगा बट पहले ध्यान से सुनना कि भूमि का जो उपयोग है, ठीक है, क्या जैसे भूमि का उपयोग 1960s में होता था, क्या आज भी भूमि का उपयोग वैसे ही होता है? क्या पहले जितनी भूमि जंगल की थी क्या आज भी उतनी भूमि जंगल की है? तो इन सब के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये दे रखा है, ये 1960-61 के अंदर पहले कैसे भूमि का उपयोग किया जाता था और आज यानी 2014 और 15, ठीक है। आपकी बुक में शायद ये अलग डेटा हो सकता है बट प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये डेटा कभी भी आता ही नहीं है, ठीक है, और कभी भी आएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे कभी डेटा नहीं आएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्यों बढ़ा, ये क्यों घटा, बट ऐसे कभी फैक्चुअल डेटा नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो एक बार इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा उसी पे नोट्स पे लेकर जाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इसके बारे में जानने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र आपको पता ही है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं, ठीक है। परंतु इसके 93 ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। आपको पता ही है भारत का जो 100% एरिया, उसका भी हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों, ये भी एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको पता है कि जो असम का ऊपर वाला एरिया है, जो जम्मू कश्मीर का जो POK है, ठीक है, जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है अभी, ठीक है, और चीन का भी अक्साई क्षेत्र वाला एरिया, उसका हमने सर्वे ही नहीं किया, हमको पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या है, कैसे उपयोग किया जा रहा है। तो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो सिर्फ 93% भारत के ही हैं, ठीक है, कि 93% जो भूमि है भारत के अंदर उसका कैसे उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, चलिए अब आते हैं उसी पे। आप है ना इस पिक्चर में एक बात नोटिस करोगे, ठीक है, 1 है ये ब्लू कलर की, ठीक है, 18.11% थे हमारे 1960 और 61 में, बट आज जो 1 है वो बढ़ गए हैं 23.3%। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। 1 हमें तो लग रहा था जंगल हमने बहुत सारे काट दिए, जंगल तो बहुत ज़्यादा कम हो गए, ठीक है, बट इसमें तो दिखा रहा है कि जंगल बढ़ गए। ये कन्फ्यूजन मैं आपके दिमाग से पहले निकालता हूँ कि ऐसा क्यों है, ठीक है। देखो यार, पहले क्या होता था, पहले लोग जंगल के अंदर ही खेती करने लग जाते थे 1960 और 61 की टाइम, ठीक है, तो उस वाले एरिया को जंगल नहीं कहा जाता था, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि आज जो आप जंगल देखते हो ना, वहाँ पर पहले लोग खेती करते थे तो उसको जंगल नहीं देखा जाता था, बट आज हम उस क्षेत्र को जंगल मानते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए जंगल का क्षेत्र है वो बढ़ गया, यानी कि उस टाइम में जिस क्षेत्र के अंदर जंगलों के अंदर ही वो खेती कर देते थे, आपने पढ़ा ही होगा वो घुमंतु खेती, ठीक है, जिसमें वो जंगल के अंदर जाकर एरिया को काट कर जलाते थे, है ना, और फिर वो उस पर खेती करते थे। तो उस क्षेत्र को उस टाइम जंगल नहीं माना जाता था, ठीक है, बट आज हम क्या करते हैं, उस क्षेत्रफल को हमने जंगल मान लिया, तो इसलिए जंगल का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ चुका है, समझ रहे हो। अब उस क्षेत्र पे कोई भी खेती नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसी वजह से हमारे जंगल का एरिया बढ़ गया है। दोबारा से बता देता हूँ यार, बहुत ध्यान से सुनना ये बात। पहले जो जंगल के एरिया के अंदर खेती वगैरह कर लेते थे वो लोग, तो इसलिए उस क्षेत्र को जंगल नहीं माना जाता था, बट आज क्या है, हमने उसको बिल्कुल ही अलग कर दिया है। हमने ये लॉ बना दिया है कि जंगल में जाके कोई खेती नहीं कर सकता, जो वहाँ पर जो ट्राइब से रही वही खेती कर सकती है, नॉर्मल बंदा कोई जाकर वहाँ पर खेती नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए जंगल का एरिया हमारा बढ़ गया है, ठीक है। अब
हमारे देश के अंदर क्या था, एक राष्ट्रीय वन नीति थी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंदर उन्होंने बोला था कि भारत के अंदर 33% जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर 33% जंगल होना चाहिए, बट हमारा कितना है, 23% है अभी, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने के एवं लगातार भूमि उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। यानी अब ये भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है जब भूमि कृषि के योग्य नहीं रह जाती ना, ठीक है, तो उसको हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो इसका मतलब है कि हम भूमि का ना ढंग से उपयोग नहीं कर रहे, भूमि का संरक्षण नहीं कर रहे, भूमि पर बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी डाल देते हैं, जिससे भूमि की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है, भूमि की उपजाऊता ख़राब हो रही है और भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। यानी यह भूमि कृषि के योग्य नहीं रह पा रही, जो हमारे समाज और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। तो इसी के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। यानी भूमि निम्नीकरण होता क्या है और क्यों हो रहा है भूमि निम्नीकरण, और साथ ही में उस भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए क्या संरक्षण उपाय है। ठीक है, ये ज़रूर क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहले तो भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं, और फिर ये जानेंगे कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या क्या है। विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। यानी जब मानवीय क्रिया और प्राकृतिक क्रिया के कारण जब भूमि खेती के योग्य नहीं रह पाती ना, उस पर कृषि नहीं हो पाती, तो उसको हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अब भूमि निम्नीकरण होता क्यों है, यानी ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से भूमि खराब हो जाती है और उस पर खेती नहीं की जा सकती। तो उसके 4 कारण हैं। कौन कौन से? पहले तो है खनन। मैं आपको बता दूं खनन का मतलब क्या होता है। यानी हम जो खनिज पदार्थ निकालते हैं ना ज़मीनों से, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो जो खनिज पदार्थ जो निकलते हैं ना, वो उसका जो मलबा होता है वो ज़मीन पर, भूमि पर ठहर जाता है, ठीक है, भूमि पर जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस भूमि की जो उपजाऊता है वो ख़त्म हो जाती है और उस भूमि पर खेती नहीं हो पाती। ठीक है, अब मैं रीड कर देता हूँ एक बार। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों पर गहरी खाइयाँ और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। आपको पता ही है, खनन जब हम करते हैं तो जो बड़े बड़े खदान होते हैं और जो मलबा होता है उसको खाली छोड़ दिया जाता है। जब मलबे की धूल मृदा पर पड़ती है तो वह मृदा कृषि के योग्य नहीं रहती। तो इसीलिए भूमि निम्नीकरण में, भूमि के खराब होने में जो खनन है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी खनन के कारण भी भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अति पशुचारण, सेकंड जो पॉइंट है वो है अति पशुचारण। इसका मतलब क्या है कि एक क्षेत्र के अंदर जब हम बहुत ही ज़्यादा जानवरों को चरा देते हैं ना, अब आप खुद सोचो, ध्यान से सुनना, एक ज़मीन है, ठीक है, उस पर थोड़ी घासें उगी हुई है, उस पर आपने एक बार अपने जानवरों को चराया, ठीक है, वो घास एकदम ख़त्म हो गई, आप फिर उसी क्षेत्र में ले जाकर अपने जानवरों को चरा रहे हो, तो वो जानवर क्या करेगा, अपने साथ जो ज़मीन की जो टॉप सॉइल है, सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको भी उखाड़ लेगा। और मैं आपको बता दूं, जो भूमि की सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। जब उसी को आप उखाड़ लेते हो ना, तो उस पर खेती नहीं की जा सकती, उस पर कृषि के लिए योग्य नहीं रहेगी भूमि। अति पशुचारण के कारण भी क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अब वो भूमि कृषि के योग्य नहीं है। अति पशुचारण भी भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। एक क्षेत्र में ज़्यादा निम्नीकरण, ज़्यादा पशुचारण होगा, ठीक है, ज़्यादा पशुचारण कराने से भी मृदा उपयोग के साथ मृदा कृषि उपयोग नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई का मतलब है जब आप एक क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हो ना, तो वही होता है, जो भूमि की सबसे ऊपर वाली परत होती है ना, वो पानी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसकी वजह से जिस क्षेत्र से निकल कर गई है वो भूमि, ऊपर वाली परत, वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पे खेती नहीं हो पाती अच्छी। ठीक है, और जो ज़मीन है उसके अंदर लवड़ियाँ और क्षारीयता बढ़ जाती है जब आप उस पर पानी डालते हो। ठीक है, नेक्स्ट है उद्योग जल निकास। आपको पता है कि जो हमारी फैक्ट्रियाँ वगैरह उद्योग से, वो बहुत ही गंदा पानी, बहुत ही ऐसा पानी जो ज़मीन, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, और जो ज़मीन पे पड़ते हैं वो केमिकल, तो जो ज़मीन है वो क्या हो जाती है, उस पर खेती नहीं हो पाती बिल्कुल अच्छी। ठीक है, वो जो ज़मीन है अब उसका निम्नीकरण हो जाता है और वो खेती योग्य नहीं रहती। ओके यार, आगे जाने से पहले, यानी भूमि निम्नीकरण के संरक्षण उपाय देखने से पहले मैं आपको बात बता दूं
क्या यार, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, बाकी तक भी पहुंचाओ। और अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है, आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो, तो पेटीएम का नंबर दे रखा है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ पर भी जाकर मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरे को लगा नहीं था मेरे को कभी पेटीएम नंबर देना पड़ेगा और हेल्प मांगनी पड़ेगी, बट यार अभी थोड़ा मेंटेन करना दिक्कत दे रहा है, थोड़ा मेंटेन नहीं हो पा रहा, इसलिए थोड़ी हेल्प मांगनी पड़ रही है। बट ऐसा नहीं है, देखो अगर आप दे सकते हो तभी, ऐसा नहीं है कि देना ही देना है, या अगर नहीं दूंगा तो नोट्स फ्री में, ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स तब भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप पे करो या ना करो, ये फ्री है सब बच्चों के लिए। ठीक है, वो अलग बात है अगर कोई अपनी मर्जी से बच्चा कुछ सपोर्ट करना चाहता है तो ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट है भूमि निम्नीकरण का, वो है पेड़ों की कटाई। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट दिया जाता है ना, जंगलों को, वनों को काट दिया जाता है, तो आपको पता है, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पेड़ है ना, वो भी क्या करते हैं, भूमि की सबसे ऊपर वाली परत है उसको पकड़ के रखते हैं। बट जब पेड़ों को काट दिया जाता है तब फिर क्या होती है, वो परत भी उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण होता है। और वो जो भूमि जहाँ से वो जो परत है, मिट्टी की सबसे ऊपर वाली लेयर है, उड़ के गई होती है, उस पर अच्छी खेती नहीं हो पाती, खेती नहीं हो पाती इवन। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय। यानी एक भूमि है, ठीक है, अब उस भूमि को आप निम्नीकरण से कैसे बचा सकते हो, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप भूमि निम्नीकरण होने से रोक सकते हो। पहला तो सिंपल सा है कि क्या करो, आप उस पर वन रोपण करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, जिससे भूमि निम्नीकरण ना हो। तीसरा, चरागाहों का उचित प्रबंधन, यानी आप ऐसा ना हो कि एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा चरागाहें और बहुत ज़्यादा उसको चराने के लिए उपयोग कर रहे हो, लिमिट में कराओ, जिससे क्या हो, वो टॉप सॉइल जो है, वो सबसे ऊपर वाली परत है, वो उखड़े ना, और जो भूमि है उस पर अच्छी तरीके से कृषि होती रहे। नेक्स्ट है कि खनन नियंत्रण, यानी जो हमारी खनन की, जो खनिज निकालने की जो भी एक्टिविटी होती है, उसको थोड़ा नियंत्रण करो। ठीक है, इतना ज़्यादा खनन ना हो जिसकी वजह से भूमि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए और भूमि पर कृषि कभी ना हो। ठीक है, तो यानी खनन हो बट लिमिट में, यानी नियंत्रण करा जाए खनन पे। नेक्स्ट है, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यानी जो हमारे फैक्ट्री वगैरह है उसमें से निकलने वाला जो भी गंद है, ठीक है, उसको पहले हम क्या कर लें, उसको थोड़ा सा डिस्पोज कर, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके हम जल और भूमि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि भूमि से जो उद्योगों से जो भी निकलने वाला जो भी कचरा है ना, उसको हम पहले क्या कर ले, ऐसे मिनरल्स को, ऐसे केमिकल को अलग कर ले जो भूमि को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट है उचित सिंचाई के प्रबंधन। इसका मतलब है कि अगर हम ढंग से भूमि पर सिंचाई करें, यानी बहुत ही ज़्यादा पानी ना डाल दे और फवारे वगैरह का यूज़ करें, बाल्टियों से पानी डालने की जगह या ट्यूबवेल से पानी डालने की जगह अगर हम फवारों वगैरह का उपयोग करें, फाउंटेन वगैरह का यूज़ करें, तो उतना ही पानी मिलता रहेगा खेतों को जितनी उनको ज़रूरत है। ज़्यादा पानी नहीं जाएगा खेतों में, जिसकी वजह से क्या होगा, भूमि निम्नीकरण नहीं होगा। लास्ट हम बात करते हैं मृदा की, मृदा संसाधन। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं आपको मृदा संसाधन में और भू संसाधन में डिफरेंस समझा देता हूँ। जैसे कि जो रोड है वो मृदा संसाधन नहीं है, वो मिट्टी नहीं है, रोड पे मिट्टी नहीं होती। मतलब रोड से मेरे कहने का मतलब जो सड़कें होती है हमारी, ठीक है, उस पर मिट्टी नहीं होती, उस पर आप फसल नहीं उगा सकते। बट जो भू उपयोग वाला है उसके अंदर मृदा भी आती है। ठीक है, तो इसलिए मृदा भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसी से ही हमें खाना वगैरह मिलता है। ठीक है, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो बार बार बनती है। आपको पता है कि जो पहाड़ वगैरह टूटते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, पत्थर बनते हैं और फिर पत्थर से ही मिट्टियाँ बनती है जब वो टूटते हैं। तो यानी जो मिट्टी है, यानी मृदा है, वो एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, यह है पौधों के विकास का माध्यम है, यानी जो पौधे होते हैं उसी पे उगते हैं, मिट्टी पे उगते हैं, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। ठीक है, यानी जितने भी जीव वगैरह हैं पृथ्वी पर, उनका पोषण करती है भूमि, क्योंकि उसी पे उगता है और उसी को जानवर वगैरह खाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कौन कौन सी मृदा है, ठीक है, भारत के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना, चैनल को लाइक करना, जितना हो सके शेयर करना, दूसरे तक भी पहुंचाओ, सब तक पहुंचाओ। और इस बार 90 अबव लाने कुछ भी करके 10th में, ठीक है यार। तो
जय हिंद, जय भारत।